हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो पहले लेक्चर में हमने सेक्शन 7 कवर कर लिया था। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी, इंक्लूडिंग ऑल द सबसेक्शन एंड ऑल द क्लॉजेज। उसके बाद हम शेड्यूल 1 पे गए थे। शेड्यूल 1 के सारे पैराज हमने कवर कर लिए थे, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। इवन हमने सेक्शन 7 के भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी हमने देख लिए थे। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आई वुड प्रेफर टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि हम किस फ्लो में चल रहे हैं, एंड देन यू कैन कम एंड वॉच दिस लेक्चर। और अगर आप वो देख चुके हो तो वेल एंड गुड। हम अभी वी आर कंटिन्यूइंग विद शेड्यूल नंबर 2 अंडर द CGST एक्ट। ठीक है, अब शेड्यूल 2 क्या कहता है? बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें पता नहीं लगता कि आर दे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो हमारा शेड्यूल 2 है अंडर द CGST एक्ट, वो हमें बताता है कि जो कॉमन एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम गुड्स की सप्लाई माने या सर्विसेज की सप्लाई माने, राइट? तो अभी हम एक एक करके ये प्रॉपरली देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें लिस्ट किया गया है ना? ओके, सो फर्स्ट विल रीड द टाइटल ऑफ दिस शेड्यूल नंबर 2 का क्या टाइटल है, राइट? एक सेकेंड। ओके, चलो। सो शेड्यूल नंबर 2 इज़ एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, राइट? ओके, अब इन्होंने यही रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया हुआ जो मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में दिया था। इसमें क्या लिखा है कि अंडर द अर्लियर टैक्स रिजीम, दैट इज़ प्री GST, जो वैट था, सर्विस टैक्स, ये सब जो टैक्सेस थे विच वॉज प्री GST, बिफोर द GST एक्ट केम इनटू फोर्स, उसमें क्या होता था कि जो रेस्टोरेंट्स थे दे यूज टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे बिफोर 2017, बिफोर GST केम इनटू फोर्स, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं अपने बिल पे दे यूज टू चार्ज सर्विस टैक्स एंड वैट, दे यूज टू चार्ज बोथ ऑफ दैट। लेकिन अब ऐसा वो क्यों करते थे? बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज इन्वॉल्व, एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट्स, दैट इज वैट एंड सर्विस टैक्स गॉट ट्रिगर्ड, राइट? ओके, अब यहाँ पे कुछ मैटर्स लिस्टेड हैं विच इज़ लिस्टेड इन द शेड्यूल 2। ठीक है, पैरा नंबर्स हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस लिस्टेड हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। इसमें क्या हो रहा है? शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, मिस्टर शिवाजी इज सेलिंग द रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली जब वो गारमेंट सेल कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, सेकेंड, एनी ट्रांसफ़र ऑफ द राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल देयर ऑफ। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी। ठीक है, विच यू स्टडी इन CA फाउंडेशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पे भी ये डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी और टाइटल, इट मीन्स ओनरशिप। ठीक है, अब मैंने अपने गुड्स किसी को ट्रांसफ़र किया बट टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया, है ना? मतलब मैंने ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र की, मैंने सिर्फ उसका पोजेशन ट्रांसफ़र किया। ठीक है, जैसे कुछ भी, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है विच इज़ गिविंग द मशीनरी ऑन द रेंट। ठीक है, सो वो आएगा सर्विसेज के अंदर। जब मैंने सेल कर दी कोई चीज़ तो मैंने पोजेशन के साथ साथ उसका टाइटल भी सेल कर दिया, ट्रांसफ़र हो गया टाइटल का, जो इसमें यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। ठीक है, बट जो सेकंड केस है इसमें मैंने कोई टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र हुई है, इसीलिए उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप रेंट पे ले रहे हो, लीज़ पे हो रही है, इट इज़ ऑल सर्विसेज। ठीक है, गुड्स नहीं ट्रांसफ़र हो रहे उस केस में, एज लॉन्ग एज टाइटल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, राइट? अब ये देखना, एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। इसका मतलब समझते हैं क्या है? टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स में,
एक एग्रीमेंट के तहत, जो एग्रीमेंट ये कहता है कि जो मेरा प्रॉपर्टी है, जो मेरा टाइटल है, जो मेरी ओनरशिप है उस गुड्स में, वो पास हो जाएगी एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट पे प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर्ड टू द बायर or any means to the person who is taking it on rent upon payment of full consideration, right? अब ये लीज़ के केस में बहुत कॉमन होता है, व्हेन यू टेक एनी एसेट ऑन लीज़। तो ये होता है कि मैंने एक एसेट लीज़ पे लिया, बाय द टाइम लाइक टिल द usable life of the asset I am paying lease payments and maybe annual or monthly lease payments to the person who has leased this asset, and at the end of the usable life of the asset वो एसेट की जो ओनरशिप है वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैं उसका मालिक बन जाऊँगा। अभी मैं मालिक नहीं हूँ, अभी मैं उसकी लीज़ पे कर रहा हूँ, राइट? जिससे मैंने लीज़ पे लिया है मैं अभी उसकी लीज़ पे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो एसेट की यूजेबल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उसकी ओनरशिप मेरे पास अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वी आर बॉन्डेड बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ है लेसी और लेसर के बीच में। ठीक है, जैसे वेरी कॉमन इज़ हायर परचेज बेसिस। ठीक है, सेम ही बात है हायर परचेज की भी। और सेल और रिटर्न बेसिस ये तो पता ही होता है, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होता है इन सीए फाउंडेशन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेल और रिटर्न बेसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब इसको क्या माना जाता है, सर्विस माना है या गुड्स माने? दिस इज़ प्योरली सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो अब हमने पहले पैरा में क्या देखा था, ट्रांसफ़र। अब जैसे हम सेकंड पैरा पे आए, नाउ विल सी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। ठीक है, आई हैव टेकन अ लाइसेंस, आई हैव टेकन अ लैंड ऑन लीज, आई एम अ टेनेंट, मैंने किराए पे लिया है लैंड। ठीक है, वही बात हो गई जो ऊपर हुई थी कि लैंड को लीज पे ले रहे हो, एज अ टेनेंट आप उस पर हो, आपको कोई लाइसेंस मिला है टू ओनली ऑक्यूपाई दैट लैंड। आप मालिक नहीं हो उसके, यू हैव जस्ट टेकन इट ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। तो अगेन इट विल फॉल अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट? लीज एग्रीमेंट का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है इसका। ठीक है, सेकेंड क्या है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। अब इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट एनी पर्सनल प्रेमाइसिस, इट इज़ नॉट एनी पर्सनल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हो रहा है लीज और लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स। ठीक है, पर्पस भी इसमें स्पेसिफाइड है, सिर्फ बिजनेस और कॉमर्स के लिए लेट आउट हो रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, या तो होली या पार्टली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रेमाइस है, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेमाइस का इतना परसेंट मैं कमर्शियल यूज़ करूँगा और बाकी पर्सनल यूज़ करूँगा, वो भी इसमें फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बहुत स्पेसिफिकली वहाँ पे लिखा है होली और पार्टली। ठीक है, तो अगेन इट विल कम अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट? ठीक है, पैरा नंबर 2 हो गया। वी हैव कमिंग टू पैरा नंबर 3। इसमें लिखा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट और प्रोसेस क्या होता है, कोई गुड्स होते हैं ना, जैसे अब गुड्स पे मैं कोई कस्टमाइजेशन करवा रहा हूँ, राइट? मैं कुछ काम करवा रहा हूँ कि मेरे को ये गुड्स है, मेरे को इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फर्नीचर का ट्रेडर है या कोई मैन्युफैक्चर है, उसे मैं एक स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह के का फर्नीचर चाहिए, मुझे इस तरह की टेबल चाहिए, इतने डायमेंशन की, ठीक है, इतना स्पेस होना चाहिए, देयर शुड बी अ बुक शेल्फ अटैच्ड, ये सब मैं उसको स्पेसिफिकेशंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट हो रही है, प्रोसेस हो रही है। ठीक है, स्टिचिंग के लिए हम कपड़े देते हैं टू टेलर्स,
ठीक है, वो भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड गुड्स हैं, हम उस पर कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें फॉल करता है वो। अब वो क्या है, इज़ इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, वही जो मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मनी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल्स लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दमानी डाइंग हाउस जो है वो कंपनी से या इंडिविजुअल से कपड़े लेती है और उनको डाई करती है। ठीक है, कपड़े मेरे पास हैं रेडीमेड, है ना, उसको वो आगे प्रोसेस कर रही है, उस पर आगे ट्रीटमेंट कर रही है। विल इट बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। चलो, फोर्थ पैरा, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। ओके, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स है इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ by or under directions of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets। ठीक है, अब मेरे पास कुछ गुड्स हैं जो मेरे बिज़नेस के एसेट के अंदर आते हैं, उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया या डिस्पोज कर दिया अपनी डायरेक्शंस के अंदर। मेरा बिज़नेस है, मेरे पास कुछ गुड्स हैं, आई नो लॉन्गर रिक्वायर दोज गुड्स, तो मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया या मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, सर्विस है या गुड्स है? वेरी सिंपल, गुड्स है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, गुड्स विच आर हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस, गुड्स विच आर हेल्ड or which are used for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than business। ठीक है, मेरे पास कोई मेरा बिज़नेस है, उसमें जो गुड्स है वो मैं घर ले गया, अपने यूज़ के लिए घर ले गया, या मैंने किसी अपने रिलेटिव को या किसी भी बंदे को दे दिए और वो बंदा उसको बिज़नेस यूज़ में नहीं ले रहा, वो भी अपने पर्सनल यूज़ में ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो ये सप्लाई मानी जाएगी उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं। ठीक है ना, हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते ही नहीं इसको, हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वुडन फर्नीचर टेक्स वन चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम फॉर यूज़ एट हिज हाउस। उसने खुद मैन्युफैक्चर करी चेयर आगे बेचने के लिए, बट बेचने के बजाय वो अपने ही घर पे ले गया फॉर हिज प्राइवेट यूज़। तो इस केस में जो ये मेरे बिज़नेस एसेट का ट्रांसफ़र हुआ है वो मैं गुड्स नहीं मानता, उसको मैं सर्विस मानता हूँ। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये केस थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ठीक है, कुछ गुड्स हैं जो मेरे बिज़नेस के एसेट्स के अंदर आते हैं, बट अब क्या हो गया, फॉर सम रीज़न I am no longer required to be registered under the GST। या तो मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, या मैं अपना बिज़नेस किसी को बेच रहा हूँ, या मैं थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसके मैं नीचे आ गया, या फिर मैं कुछ ऐसे गुड सप्लाई कर रहा हूँ जो जिस पर GST लगता ही नहीं है, फिर तो मेरे को GST की रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं। जब मैं ऐसे गुड्स बेचता हूँ जिस पर GST लगेगा ही नहीं, फिर मेरे को GST की रजिस्ट्रेशन लेके करना क्या है ना। ये एक रीज़न है। दूसरा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस अपना बंद कर रहा हूँ, किसी भी रीज़न से मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, मैं किसी को अपना बिज़नेस बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं टैक्सेबल पर्सन, अल्टीमेटली क्या है, मेरे पैन पे बिज़नेस, मेरा GST रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा। ठीक है, आई एम सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ। ठीक है,
फॉर सम रीज़न आई एम क्लोजिंग माई बिज़नेस। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस दिन क्लोज़ करूँ उस दिन मेरे पास दुकान में कुछ है ही नहीं है, कुछ तो एसेट्स कुछ तो होता है, फर्नीचर बिजनेस का कुछ होता है, ठीक है। अब उसका क्या होगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं कि यहाँ पे गुड्स सप्लाई हो गए, ठीक है। इसको हाँ, अब इसमें एक चीज़ लिखी है, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो मेरा फर्नीचर है मेरी दुकान में वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम लिखा है यहाँ पे, ओके। डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, ऐसा माना जाएगा, चाहे वो फर्नीचर मैं बेचने नहीं वाला था पर वो ऐसा माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बिज़नेस चल रहा होता मेरा फिर तो मैं क्यों बेच रहा हूँ अपना फर्नीचर, मैं फर्नीचर सप्लाई के अंदर आएगा ही नहीं। बट क्योंकि मैं आई एम सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, आई एम नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन अंडर GST, तो ऐसा माना जाएगा कि जो मेरे पास फर्नीचर पड़ा है अपने बिज़नेस का जो मैं बेचने नहीं वाला था वैसे नॉर्मल केस में, लेकिन अब माना जाएगा कि ये एक सप्लाई हो रही है और वो मेरे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी आती है, ऐसा डीम्ड, इट इज़ गोइंग टू बी डीम्ड, एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके। चलो अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरुण अ ट्रेडर इज़ वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, ओके, वेरी सिंपल। नाउ विल लुक एट द एक्सेप्शंस कि भाई इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, ओके। अब मैं अगर अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कराऊँ किसी और पर्सन को एज अ गोइंग कंसर्न, इस केस में इससे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस मेरा चल रहा है, मैंने बिज़नेस किसी को बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो इस केस में ये दिस इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ दिस, ठीक है। और बिजनेस इज़ कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। मेरी जगह कोई और मेरा रिप्रेजेंटेटिव है हु इज़ गोइंग टू बी डीम्ड एज अ टैक्सेबल पर्सन और वो बिज़नेस कैरी ऑन कर रहा है, तो इस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू पैरा नंबर 5। ओके, सो ए पॉइंट ऑफ पैरा नंबर 5 सेज अबाउट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है, जो रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और परमिटिंग यूज़ ऑफ immovable property for placing vending or dispensing machines, ये सब जो है इसमें, ओके। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, ओके। मेन पॉइंट तो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो किस में आता है, सर्विसेज, ये हमने ऊपर भी देख लिया था, रेंटिंग, लीजिंग, अनलेस द प्रॉपर्टी इज़ नॉट टू बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट, ये सर्विस के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। बी पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स की, किसी बिल्डिंग की या किसी सिविल स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और अ पार्ट देयर ऑफ, या किसी पार्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly, except where the entire consideration has been received after the issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। इस पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स, किसी बिल्डिंग, किसी सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट thereof including a complex or a building intended for sale to a buyer wholly or partly,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड इट इज़ इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। जो बिल्डर है वो किसी बायर को वो फ्लैट रहने के लिए सेल करता है, ठीक है। उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। कब नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? उसकी एक्सेप्शन है, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ देखो इसका क्या मतलब होता है। जब आप कोई फ्लैट परचेज़ करते हो तो आप उसकी पेमेंट करोगे, है ना। अब क्या होता है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी उनके अथॉरिटी के अंदर वो फॉल करते हैं, वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मिलती है कि उसको ये सर्टिफाई करता है वो डॉक्यूमेंट कि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। अब जब ये सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, सर्टिफिकेट के इश्यू होने के बाद मुझे पैसे आए हैं बायर से, ठीक है। अगर मुझे तब पैसे आए हैं तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मैं नहीं मानूंगा, ठीक है ना। तब उसको मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगा। या फिर और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब सम पर्सन लिविंग फर्स्ट, किसी ने ऑक्यूपाई कर ली वो पहले, ठीक है। विच एवर इज़ अर्लियर आउट ऑफ द बोथ, या तो एंटायर कंसेशन मिल गई आफ्टर द इशुएंस और कोई रहने लग गया, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मान लो कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उन्हें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, ड्यू टू सम रीज़न, कोई गवर्नमेंट का कुछ हो जाता है बीच में लेट, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्टिफिकेट ना मिला हो, लेकिन वैसे वो कंप्लीटेड है सोसाइटी और लोग रह भी रहे हैं। किसी ने वो घर ऑक्यूपाई कर लिया, माइंड इट, सर्टिफिकेट अब तक नहीं आया है, किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया घर, कोई रह रहा है, उसके बाद उसने वो मुझे सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट तो नहीं आया लेकिन फर्स्ट ऑक्यूपेंट आ गया है ना। उसके अब मैंने वो घर खरीदा तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और यहाँ पे फर्स्ट ऑक्यूपेंट है, ठीक है ना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंट। अब इसमें क्या, अब दो केसेस देखते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है कि सोसाइटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गई है बट किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, ठीक है। अब तक ऑक्यूपाई नहीं किया किसी ने, ठीक है। अब तब मैंने पूरे पैसे भर दिए अपने फ्लैट के, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में अब ड्यू टू सम रीज़न अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया लेकिन ऑक्यूपाई किसी ने कर लिया, इसको भी गुड्स माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि विच एवर इज़ अर्लियर लिखा है यहाँ पे, राइट। अब क्या हुआ कि ना तो सर्टिफिकेट आया और ना ऑक्यूपेशन आई, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट भी नहीं इशू हुआ, फर्स्ट ऑक्यूपेशन भी नहीं आई, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब मैं अपने फ्लैट मेरे को मिलेगा, जब मैं पैसे दूंगा तो उस सब जो सप्लाई, जो ट्रांजैक्शन ये हो रही है उसे सर्विसेज माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि एक्सेप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है कि कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन जो ये मेरा थर्ड केस है, यहाँ पे ना तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है ना फर्स्ट ऑक्यूपेंट आया है, ठीक है। तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये बहुत क्लियरली ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया है, फर्स्ट ऑक्यूपेंट आया है या नहीं आया है, ये बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। कंसिडरेशन का भी खेल है इसमें, है ना। कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, है ना। हो सकता है बिफोर द सर्टिफिकेट आ गई हो, फिर तो सर्विस है, राइट।
चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। Rathi Builders has constructed individual residential units for agreed consideration of 1.2 crores per unit। ठीक है, तो राठी बिल्डर्स ने एक कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करे हैं फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो टोटल हम कह सकते हैं कि घर का जो प्राइस है दैट इज़ 1.2 CR। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो बायर्स हैं वो सारा अमाउंट एक ही बार में दे देंगे। इफ़ यू हैव सम नॉलेज ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि आप एकदम अभी कंस्ट्रक्शन चले और एकदम से सारे पैसे आपने दे दिए। ठीक है, कॉल्स होती हैं, द रियल एस्टेट जो आपका बिल्डर है दे विल टेल यू टू पे अ सर्टेन अमाउंट एट दिस टाइम, उसके कुछ महीने बाद और अमाउंट भरो, ऐसे चलता है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट दैट आप एक बार में ही सारा अमाउंट पे कर दोगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक 1.2 करोड़ का घर है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा इसके लिए। ठीक है, अभी तक 90 लाख पर यूनिट रिसीव हो गए हैं। ठीक है, अभी तक 90 लाख रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं मुझे। कब कब रिसीव हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, उससे पहले ही 90 लाख रुपए आ चुके हैं। आउट ऑफ 1.2 करोड़, 0.9 करोड़ और 90 लाख रुपीज़ हैव बीन रिसीव्ड। ओके, बैलेंस जो बचे 30 लाख रुपीज़ हैं, 0.3 CR जो बचे हुए हैं, ये मुझे कंप्लीशन के बाद मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल, राइट। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी अथॉरिटी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विल जस्ट गो टू पॉइंट C नाउ। पॉइंट C क्या कहता है, टेम्पररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IP जैसे कहते हैं, उसका उसको मेरे पास कोई IP है, कोई मेरे पास पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उसका मैंने टेम्पररी ट्रांसफ़र कर दिया, या मैंने परमिशन दे दी कि ठीक है आप, मेरे पास ये IP राइट है, मेरे पास ये ट्रेडमार्क है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दी, तो इससे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है ना, दिस विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पेटेंट का ट्रांसफ़र जैसे एग्जाम्पल है, राइट। चलो पॉइंट D देखते हैं, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सॉफ्टवेयर। ठीक है, IT सॉफ्टवेयर है, उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, या मैं उसकी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, उसकी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ, एनहांस कर रहा हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सब सर्विस के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सिंपल है ना, ये टेंजिबल तो है ही नहीं, इनटेंजिबल है ये चीज़ें। ठीक है, इनटेंजिबल गुड्स कैसे बन जाएंगी, है ना। IT सॉफ्टवेयर है, ये तो इनटेंजिबल है, पेटेंट है, IP राइट्स हैं, ये सब तो इंटेंजिबल चीज़ें हैं, है ना। तो ये गुड्स में तो कभी आ भी नहीं सकती। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो दिस कैन नेवर कम अंडर गुड्स बिकॉज दीज आर इंटेंजिबल, राइट। गुड्स में कैसे फॉलो जाएगा ये। एग्जाम्पल भी उन्होंने वही दिया हुआ है, सुविधा सोल्यूशंस डेवलप्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के लिए सुविधा सोल्यूशंस हैं, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सप्लाई सर्विसेज, बस सिंपल। ओके, पॉइंट E देखते हैं, agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation
और टू डू एन एक्ट। मैं एग्री करता हूँ कि मैं किसी एक्ट से रिफ्रेन करूँगा या मैं किसी एक्ट को टॉलरेट करूँगा, ठीक है, या मैं कोई एक्ट करूँगा, तो ये जो मैं एग्री कर रहा हूँ ये माना जाता है कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही लिखा है इसमें। पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं इसके। लेट्स सी इट। केबल ऑपरेटर सखाराम हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर आत्माराम। डायरेक्ट मतलब चल गया यहाँ पे। केबल ऑपरेटर सखाराम है जो एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ है विद द केबल ऑपरेटर आत्माराम। एग्रीमेंट क्या कहता है कि सखाराम जो है वो केबल कनेक्शंस उस एरिया में नहीं प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आत्माराम प्रोवाइड कर रहा है। 2 केबल ऑपरेटर्स हैं, काम उनका सेम है, ठीक है, केबल के कनेक्शंस देते हैं वो घर घर जाके, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ सखाराम केबल कनेक्शंस प्रोवाइड करेगा और अगले एरिया में आत्माराम प्रोवाइड करेगा। ये इनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि मेरे एरिया में मैं आत्माराम हूँ, मेरे एरिया में सखाराम केबल कनेक्शन नहीं दे सकता, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ दिस इज़ एन एग्रीमेंट to refrain from the act of providing cable connections in their respective in the each other's areas, right? आत्माराम उसके एरिया में नहीं दे सकता कनेक्शन, सखाराम उसके एरिया आत्माराम के एरिया में नहीं दे सकता। ये इनका म्यूचुअली डिसाइडेड हो चुका है, जिससे एग्रीमेंट में आ गए वो लोग अब, ओके। तो ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स जो हैं दे कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक ही एरिया में कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका दोनों का नुकसान है एक तरह से, तो इसीलिए ताकि दोनों का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हमें आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के एरिया में कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये एग्रीमेंट में जिसमें आए हैं उसको हम नॉन कम्पीट एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इवन इन द बिग कंपनीज़, ये बहुत होता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इससे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं, ठीक है ना। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सिक्योरिटी डिपॉजिट forfeited इन द इवेंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ टूर पैकेज बाय द कस्टमर। अब इसमें क्या हुआ, किसी कस्टमर ने टूर पैकेज अवेल करी किसी कंपनी से और उन्होंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, कंपनी ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा था कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर ने टूर पैकेज परचेज़ किया होगा उसके और उन्होंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराया कि हमें इतना डिपॉजिट अमाउंट है ये जमा करा रहे हैं। अब क्या हुआ कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया टूर पैकेज, ठीक है, कस्टमर ने कैंसिल करवा दिया, लेकिन जो पैसे उसने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा रखे थे विद द टूर कंपनी, वो टूर कंपनी ने कहा कि हम आपको वापस नहीं करेंगे, हमने वो अमाउंट forfeit कर लिया। दे हैव ऑल द राइट्स टू forfeit दैट अमाउंट, दो मॉरली इट मे और मे नॉट बी राइट टू forfeit दिस, नहीं होता राइट वैसे, बट स्टिल इट इज़ अ प्रैक्टिस इन द मार्केट, क्योंकि इस केस में टूर पैकेज वाली कंपनी जो है उनका भी लॉस हो रहा है, राइट। आप एज अ कस्टमर कैंसिल कर रहे हो ऑर्डर, आपने पहले अपना बुक कराया था, आपने बुकिंग कैंसिल करा दी, तो इसमें उनका भी तो लॉस हो रहा है ना। दैट्स वाई दे टेक सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड दे हैव ऑल द राइट्स, उनके मैंशन होता है, दे हैव ऑल द राइट्स दैट दे कैन forfeit दिस अमाउंट इन केस यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर दिस, यू हैव कैंसिल्ड, ठीक है। तो इससे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट F देखते हैं इसका। ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज़ whether or not for specified period for cash, deferred payment or other valuable consideration। तो कोई भी गुड्स को यूज़ करने का फॉर एनी पर्पज़ एंड फॉर एनी पीरियड, ऐसा एक राइट है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इससे भी सर्विसेज ही माना जाएगा। मशीनरी गिवन ऑन हायर, वही जो हमने ऊपर देखा था, मशीनरी हायर पे दी जा रही है, सर्विस में आएगा, गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट पैरा। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पैरा ऑफ दिस शेड्यूल, जल्दी से इसको कवर करते हैं। सो द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक बहुत कॉमन टर्म है, आपको एडवांस अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी ये काफ़ी जगह दिखेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन दी गई है ना। वर्ड बाय वर्ड हम जाएंगे, पूरा ये जितने लाइन से सब कवर करेंगे, ठीक है। एक एक करके करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property। बस रुक जाओ, बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हैं इसमें। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, बिल्डिंग आ गई इसमें, मतलब बिल्डिंग मतलब खड़ा करना, बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन पता ही है हमें, फैब्रिकेशन भी आ गई, उसकी कंप्लीशन आ गई, इरेक्शन आ गया, उसको इंस्टॉल करना, किसी चीज़ को, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंस्टॉल कर रहे हैं, फिटिंग आउट कर रहे हैं, उसको वो बना बनाया उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, या उसको कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, रिनोवेशन हो रही है, कोई ऑल्टर कर रहे हैं या फिर उसकी कमीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बेसिक टर्म्स आ गए। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये चीज़ हो रही है, जितने टर्म्स देखे हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो रहा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं हो रहा। इट इज़ हैपनिंग ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेर इन, जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज़ इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जहाँ पे ये गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम सर्विसेज मानते हैं, ठीक है। सही है, ओके, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है? सप्लाई by way of or as part of any service or in any other matter whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption। पहले ये समझते हैं क्या लिखा है। ओके, अब गुड्स की सप्लाई हो रही है, यहाँ पे ऑफ गुड्स लिखा है ना, यहाँ पे गुड्स, ठीक है। गुड्स की सप्लाई हो रही है और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और एनी अदर मैटर ऑफ गुड्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स क्या हैं इस केस में? फूड है, फूड, और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोई भी ह्यूमन कंजम्पशन के आर्टिकल है, या कोई भी ड्रिंक है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमन कंजम्पशन में अल्कोहलिक लिकर यूज़ होती है, उसके अलावा कोई भी ड्रिंक है या कोई भी आर्टिकल है जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, या फूड है, ऐसे जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई हो रही है। कैसी हो रही है? बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस। सिर्फ खाना नहीं बिक रहा, सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बिक रही, दे आर बीइंग सप्लाइड बाय वे और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस। डू यू गेट द पॉइंट? एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस, कोई प्राइमरी तो इसमें सर्विस हो रही है ना, उसके एज अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस मैं खाना भी दे रहा हूँ, मैं ड्रिंक्स भी दे रहा हूँ, तो इसे गुड्स नहीं ना माना जाएगा, इसे सर्विस माना जाएगा, है ना। कोई इवेंट है, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ड्रिंक्स हैं या फूड है ना, अब वो जो है वो गुड्स थोड़ी ना माना जाएगा, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ दैट आई एम गिविंग द थिंग्स, राइट, ठीक है। तो उसे तो सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं प्राइमरीली आई एम नॉट सप्लाइंग फूड,
or any article of human consumption or drinks as a part of a service or in the way of a service. मैं खाना भी दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना। बहुत ऐसे इवेंट्स होते हैं, है ना, म्यूज़िक कंसर्ट्स हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, बहुत कुछ होता है जो गुड्स की सप्लाई नहीं होती। अब आप कोई कॉमेडी शो देखने जाओगे तो आप ये तो ना बोलोगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है यहाँ पे। वो कौन सा कोई गुड्स दे रहे हैं, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं वो, ठीक है। लेकिन साथ साथ कुछ खाना है, कुछ ड्रिंक्स हैं, ठीक है, अब उसे सर्विस माना जाता है, ठीक है। अब आप अलग से कुछ परचेज़ करते हो आसपास की शॉप से, वो तो गुड्स ही माना जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर, वो टिकट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना आपके। आपने पैसे दिए फॉर वॉचिंग द कॉमेडी शो। अब उस आपके जो पैसे आपने टिकट के पैसे भरे हैं, उसके साथ में ही आपको मिल रहा है कुछ खाना या पीना, एक्सेप्ट लिकर, ठीक है। तो उसे एज अ होल हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, आगे हम पढ़ेंगे भी, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई आएगा वो आगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। जब कॉम्पोजिट सप्लाई होती है ना, उसमें ये देखते हैं कि प्राइमरीली क्या प्रोवाइड हो रहा है और सेकेंडरी क्या है, ठीक है ना। प्राइमरी चीज़ का, सेकेंडरी चीज़ का, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई सर्विस है या गुड्स है, ठीक है। जीएसटी रेट भी इस पर डिसाइड होता है, वो हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना समझें कि इफ़ फूड आर्टिकल्स और ड्रिंक्स आर बीइंग सप्लाइड बाय एज अ वे ऑफ सर्विस और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, तो उससे भैया सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्लियर है ये? चलो, ओके, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिल्कुल आप रीड करना है, आप रीड कर सकते हो, बट वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, राइट, ओके। ओके, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट शेड्यूल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट Schedule 3. Schedule 3 of the CGST Act. What is the title of Schedule 3 of the CGST Act? The title is Non-Supplies under GST. जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इसे नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब शेड्यूल 3 में क्या है? Such activities or transactions are specified in Schedule 3 which shall neither be treated एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो इसमें एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस लिस्ट हैं, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ अ नेगेटिव लिस्ट, ओके, इट इज़ अ नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। चलो, अब इसमें ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो नॉन सप्लाईज जो शेड्यूल 3 में लिखी हुई हैं, एक है जो नोटिफिकेशन के थ्रू आती हैं, और कुछ है जो सर्कुलर के थ्रू आती हैं, ठीक है। जब आप CBIC GST की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आपको वहाँ सर्कुलर्स मिलेंगे, और आपको वहाँ पे बेयर एक्ट में मिलता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। ओके, जब कोई नया चेंज लाना होता है ना, तो सर्कुलर्स आते हैं। सर्कुलर्स में बहुत कुछ लिखा होता है कि ये चेंज है, ये चेंज है ना, बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता कि डेट क्या है इस चेंज की, कब से ये चेंज अप्लाई होगा, कब से ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। या तो इमीडिएटली एप्लीकेबल है तो बता देंगे उसमें कि ये विद इफेक्ट्स ऑन टुडेज डेट, ऐसे वो, या विद इमीडिएट इफेक्ट ये एप्लीकेबल होगा।
लेकिन कभी कभी मोस्टली केसेस में ये लिखा होता है कि ये कुछ जो चेंज है, ये जो पर्टिकुलर चेंज है, दिस विल बी शेयर वायर नोटिफिकेशन, इट विल बी इमिडिएटेड, इसकी इंटीमेशन जो है दैट विल बी वाया नोटिफिकेशन, इसको हम नोटिफाई कर देंगे, ऐसा है। तो नोटिफिकेशन में मेनली ये आता है कि इस सर्कुलर में जो ये चेंज लिखा था ये इस डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, बट जो मेजर चेंजेस होते हैं वो सर्कुलर के वे में ही आते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम पहले ये देखेंगे कि शेड्यूल 3 में कौन से नॉन सप्लाईज लिखे हुए हैं, ठीक है। Activities or transactions which shall be neither treated as a supply of goods nor a supply of services. Para number 1 of the schedule 3, let's start. Okay. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment. एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी है इन द कोर्स और इन द रिलेशन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, that is not covered under GST, ठीक है। Any service provided by a casual worker to its employer who gives wages on a daily basis to the worker are the services provided by the worker in the course of employment. Obviously, very obvious है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कैजुअल वर्कर्स employed by a construction contractor for execution of a building contract for him are services in the course of employment, ठीक है। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉय किए हैं, तो ये तो उसके एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ही है। सिमिलरली कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ क्लाइंट इज ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब ये ब्लू में क्या लिखा है, ओनली द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply. मैं अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में वाइल माई एम्प्लॉयमेंट इज़ गोइंग ऑन, मैं उस टाइम पर सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय टू माई एम्प्लॉयर, सिर्फ वो ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है ना। लेकिन मैं इफ़ आई एम एक्टिंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इफ़ आई एम एक्टिंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट, मैंने तब सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं एंड फॉर अ कंसिडरेशन, तो दैट वुड क्वालिफाई एज सप्लाई, राइट। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के एम्बिट से बाहर हूँ, है ना। एम्प्लॉयमेंट में तो मैं एक्ट नहीं कर रहा, मैंने तब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी एंड फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो तो सप्लाई में आएगा, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करी हैं बाय अ पर्सन टू अनदर, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर नॉट सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ सर्विस प्रोवाइड करी हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल चीज़ है आपके लिए ना, ये केस समझना बहुत आसान हो जाएगा। ऑलवेज चेक वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ऑलवेज चेक दिस, ठीक है ना। CA फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट आया है फॉर फाइलिंग रिटर्न्स, ठीक है, या फॉर डूइंग ऑडिट, मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है या मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है। वी आर नॉट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स, ओके, टू ईच अदर, ठीक है ना। हम दोनों के बीच में आप ये चेक करो पहले कि क्या हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, बिल्कुल नहीं है। क्लाइंट मेरे पास आया है, वो मेरा क्लाइंट है, ही इज़ नॉट माई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक है ना। मैं उसको काम करके दे रहा हूँ, वो एज अ
प्रोफेशनल, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं किस उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ ना। रिलेशनशिप एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो मुझे सैलरी नहीं दे रहा, एक वन मेरे को फ़ीस दे रहा है, वो सैलरी नहीं है, वो दैट इज़ प्रोफेशनल फ़ीस। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में एक। ठीक है ना, वन टाइम क्लाइंट होता तो शायद कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। अगर कोई वन टाइम क्लाइंट है, कोई सैलरी पर्सन आया है कि मेरी रिटर्न भर दो इनकम टैक्स की, तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो ऑडिटर्स होते हैं, उनने जो सी ए फर्म्स एम्प्लॉय किए होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे, कोई भी बड़ी कंपनी है, उन्होंने कोई सी ए फर्म हायर कर रखी है, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं चल रहा है इसके बीच में, बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोफेशनल फर्म और उसके क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप है। इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर, द प्रोफेशनल एंड इट्स क्लाइंट। ठीक है, इस केस में जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, दे आर नॉट द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है इसमें, एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered as a person payment। अब पता है ये किस में फॉल कर रहा है, आपको मैं बताऊँ किस में फॉल कर रहा है ये। दिस इज़ फॉलिंग अंडर refrain टू डू एन एक्ट। किसी एक्ट को करने से हम रिफ्रेन करते हैं, ये इसके अंदर फॉल कर रहा है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। मेरा एम्प्लॉयर था, मैं एक्स वाई जी कंपनी में काम कर रहा था, मैंने वो कंपनी छोड़ दी और ठीक है, मैंने कंपनी छोड़ दी। अब मेरा जो एम्प्लॉयर था वहाँ पे, जो बॉस था, वो मुझे पैसे दे रहा है कि तू हमारे कंपटीशन वाला बिजनेस मत ज्वाइन कर। ठीक है, ये हो रहा है। अब मुझे पैसे किस बात के मिल रहे हैं, मुझे पैसे मेरा एम्प्लॉयर इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है कि हमारा जो कंपीटिंग बिजनेस है तो उसको ज्वाइन नहीं करेगा। करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे हैं कि आई एम गेटिंग द मनी, आई एम रिसीविंग सम अमाउंट टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस फ्रॉम माई एम्प्लॉयर। ठीक है ना, पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन है ना। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये मेरे एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है ना, ये मेरे एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के अंदर नहीं आ रहा। मैं आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये काम नहीं करता। ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तब तक था जब तक मैं कंपनी में था। जैसे मैंने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद मुझे पैसे मिल रहे हैं, चाहे मुझे उस टाइम भी मिल रहा जब मैं जॉब में था, फिर भी ये उसके अंदर नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट का माना ही नहीं जाता ये। दिस कम्स अंडर रिफेयरिंग टू डू एन एक्ट। ओके, चलो अब यहाँ पे शेड्यूल 3 का हम सेकंड पैरा देखते हैं। ठीक है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल कोई भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स लॉ में एस्टैब्लिश्ड है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ही है, वो कोई भी सर्विस दे रहे हैं, या कोई भी ट्रिब्यूनल ही है, वो कोई सर्विस दे रहा है वाइल इट इज़ इन फोर्स अंडर द लॉ, दैट कम्स अंडर शेड्यूल 3। इट इज़ नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब थर्ड पैरा क्या है, फंक्शंस परफॉर्म बाय द MP, members of state legislature, members of panchayats, members of municipalities and members of other local authorities। इनने जो भी फंक्शन परफॉर्म किए वो GST के अंदर नहीं आते। अब इसमें आप बोलोगे कि ये तो एम्प्लॉय में ही कवर होना चाहिए था। नहीं, जो ये मेंबर्स होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते,
ठीक है ना, वो एम्प्लॉय के अंदर नहीं आते ये लोग, ठीक है ना। चलो, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। एनी पर्सन जिसने कोई होल्ड पोस्ट कर रखी है इन पर्सुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, उसके जो ड्यूटीज़ हैं वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आती। ओके, फिर वही सेम, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो उन्हें ड्यूटीज़ परफॉर्म करी हैं ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आते। ठीक है, duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। ठीक है, किसी पर्सन ने ड्यूटीज़ परफॉर्म करी हैं एज अ चेयरपर्सन, एज अ मेंबर or a director in a body which is established by the central government or a state government or any local authority। ऐसे किसी पर्सन ने उस कैपेसिटी में ड्यूटीज़ परफॉर्म करी हैं और वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज वो एक एम्प्लॉय जैसा नहीं है, ही इज़ नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय। नहीं तो अगर एम्प्लॉय जैसा डीम हो जाएगा फिर वो ऊपर वाले केस में गया ना, एम्प्लॉय वाले में, वो इसमें नहीं फॉल कर रहा। बट ये एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं एक्ट कर रहा, ही इज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है ये जीएसटी में नहीं आएगी। ठीक है, बात तो वही है, देखो बात वही है ना, तो अगर ऊपर भी आता तब भी वो जीएसटी के अंदर नहीं था, यहाँ पे आ रहा है तब भी जीएसटी के अंदर नहीं है। ठीक है, बट ये है कि इसको हम उसके अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ना, वही तो आप देखो ना। ओके, फोर्थ पैरा पे जाते हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। किसी का फ्यूनरल है, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी की सर्विसेज जो हैं इंक्लूडिंग हम डिसीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं इन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, फिफ्थ पैरा, सेल ऑफ लैंड and subject to paragraph 5b of schedule 2, sale of building in case where entire consideration has been received after completion certificate whichever is earlier। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल हो रही है लैंड की या सेल हो रही है किसी बिल्डिंग की। ठीक है, वही जो हमने ऊपर देखा था, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ना तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है, ना इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है। इट इज़ अंडर द शेड्यूल 3, राइट। ओके, अब इन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है ऑफ पैराग्राफ 5b ऑफ शेड्यूल 2। अगर आपको याद होगा ऊपर का 5b जो हमने देखा था, वही जो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था एक, उसको कह रहा है कि सब्जेक्ट टू दैट, है ना। सब्जेक्ट टू 5 भी आपको कन्फ्यूजन आएगा कि इसका क्या मतलब हो रहा है। आप कहोगे कि ऊपर तो उन्हें बोला कि ये सर्विस में आता था या गुड्स में आता था, अब यहाँ पे ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 भी में लिखा है कि अगर वहाँ 5 भी पैराग्राफ में कुछ और लिखा है तो वो माना जाएगा। ठीक है ना, 2 वर्ड होते हैं। ठीक है ना, एक तो वर्ड होता है एक होता है नॉट विद स्टैंडिंग, एक है सब्जेक्ट टू। ठीक है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग जहाँ लिखा है उसका ये मतलब होता है कि चाहे उस पर्टिकुलर रेफरेंस में जो कुछ लिखा हो वो हम नहीं मानते, हम अपना कुछ कह रहे हैं, वो ये माना जाएगा ऐसा। सब्जेक्ट टू का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब है कि जो हमने रेफरेंस आपको दी है
उसमें जो चीज़ लिखी है वो पहले मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 5B पैराग्राफ का रेफरेंस दिया है ऑफ शेड्यूल 2, तो वहाँ पे जो लिखा होगा वो अलग, इससे अलग है तो वो माना जाएगा। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है फिर ये चीज़ मानी जाएगी, ठीक है ना। तो दिस वॉज अ क्विक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। आपने लॉ में पढ़ा होगा ये, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का जो सब्जेक्ट है आपका, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी डिफरेंस दी हुई है कि नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है और सब्जेक्ट होगा। आपके टीचर ने भी आपको ज़रूर ये बताया होगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग और सब्जेक्टों में क्या डिफरेंस है। बिकॉज जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, हम ये सब बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेयर एक्ट में ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, ये लॉ की लैंग्वेज ही है। जो ये सब है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, ये सब लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लॉ की लैंग्वेज ही है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम ये समझ जाएंगे बहुत अच्छे से ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेयर एक्ट पढ़ने में। बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या है ना, एनालिसिस तो कोई भी कर देगा, एनालिसिस कोई भी समझ जाता है। इवन अ ले मैन विल अंडरस्टैंड द एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस का मोटिव ये होता है कि आपको बहुत ईजीली चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। लेकिन जो बेयर एक्ट है वो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको लॉ की लैंग्वेज की नॉलेज है ना। ठीक है, इतना हो गया। लेट्स गो टू द 6th पैराग्राफ, एक्शनेबल क्लेम्स। ये आपने सुना होगा, अकाउंट्स में भी नाम आता है इसका। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ क्लेम जिस पे कोई एक्शन हो सकता है ना, कोई एक्शनेबल क्लेम्स एज द टर्म सजेस्ट, ठीक है। वो एक्शनेबल क्लेम्स, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटर, आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, यू विल ईजिली गेट इट, ठीक है। ओके, अब ये शेड्यूल 3 का जो पैरा है ये एक्सक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम्स को अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स फ्रॉम द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। बेसिकली क्या कह रहा है कि शेड्यूल 3 के अंदर एक्शनेबल क्लेम्स तो आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो कि इस शेड्यूल 3 में नहीं आती, मतलब उन पर जीएसटी लगता है। कुछ मैंने स्पेसिफाई, कुछ जीएसटी काउंसिल ने स्पेसिफाई कर रखे हैं एक्शनेबल क्लेम्स जिन पर जीएसटी लगेगा, और बाकी जो जितनी बची उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिन पे जीएसटी लगता है, वो अब देखते हैं। इन्होंने लिख रखी हैं, बैटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है। ये कुछ तरह के स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिन पे जीएसटी लगता है, ओके। इसके अलावा, इनके अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो शेड्यूल 3 दैट इज़ अ नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर होते हैं, ठीक है ना। चलो, ये उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो एक बार। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जल्दी से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाई नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन देखते हैं, इसके बाद सर्कुलर्स का आएगा वो देखते हैं, और फिर जो बाकी का कवर करना होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत कुछ कम बचा होगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो वो पार्ट आपका जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आई थिंक बस सेक्शन 8 रहता है, सेक्शन 8 कवर करना है हमें। जो मैंने आपको बताया था कंपोजिट मिक्स सप्लाई है, वो कवर कर लेंगे। शेड्यूल्स हमारे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, शेड्यूल्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। हमने तीनों शेड्यूल फिर देख लिया, शेड्यूल्स और सेक्शन 7 पहले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब वाइड नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं उनमें ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस अब तक नोटिफाई हो चुके हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, ओके। ठीक है, पहला है
activity in relation to panchayat or municipality functions. Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution or to a municipality under Article 243W of the Constitution are treated neither as a supplier of goods nor as a supplier of service. ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्टिविटी के वे में कोई सर्विस हो रही है विच इज़ रिलेटेड टू अ फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत और अ म्यूनिसपैलिटी, उसके रिलेशन में कोई भी एक्टिविटी सर्विस हो रही है तो वो जीएसटी में फॉल नहीं करता. इट इज़ आउटसाइड जीएसटी. ठीक है, इट इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉन सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस. सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस by the state governments are treated neither as supply of goods nor as supply of services. आपको अगर पता होगा जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है दैट इज़ एनीवेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 में, उसमें भी ये लिखा हुआ है दैट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. वो जीएसटी में फॉल नहीं करता. उस पर स्टेट्स के टैक्सेस लगते हैं, जो पर्टिकुलर स्टेट्स के, हर एक स्टेट के अलग टैक्स होता है, अलग होता है, इसलिए वो लगते हैं उस पर. जीएसटी नहीं लगता है इस पर. इट इज़ विद द स्टेट्स. ठीक है ना. अब जब आप अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई करते हो ना, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. जो ये वेंडर्स होते हैं ना, इनके पास लाइसेंस होता है कि हाँ हम ये चीज़ सेल कर सकते हैं. ठीक है. अब जब आप लाइसेंस ले रहे हो आपकी म्यूनिसपैलिटी से या लोकल अथॉरिटी से इसको ऐसा बिज़नेस करने के लिए, तो आपको एक लाइसेंस फ़ीस पे करनी पड़ती है या फिर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है. उसके अगेंस्ट आपको ये लाइसेंस दिया जाता है. ठीक है ना. अब जो ये लाइसेंस आपको दिया गया है और आपने जो पैसा पे किया, फ़ीस पे किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. क्योंकि जब देखो, आप देखो, व्हेन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, तो उसका जो लाइसेंस का पैसा है वो भी तो जीएसटी के बाहर है ना. समझ लो आप. ठीक है ना. चलो, ओके. अब हम आगे हैं नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर्स. कुछ सर्कुलर्स के थ्रू नॉन सप्लाईज क्लैरिफाई करी गई हैं. वो कौन सी नॉन सप्लाईज हैं हम अभी देख लेते हैं. सीबीआईसी करता है इशू सब कुछ. ठीक है, ओके. पहला है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होते हैं ना, इनके बीच में अगर इंटर स्टेट की मूवमेंट हो रही है ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, जैसे ट्रेन्स होगी, बसेस, ट्रक्स, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, विच इज़ कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है ना, मैं बताता हूँ. कल जो हमने पढ़ा था उसमें भी मूवमेंट हो रही थी, लेकिन वो तो सप्लाई के अंदर आ रहा था, है ना, वो तो सप्लाई के अंदर फॉल हो रही थी. फिर ये यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, ठीक है, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस की इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है. जो कन्वेंस या तो गुड्स को कैरी कर रहा है, या पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है, या फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट इज़ फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस. मैंने अपनी फैक्ट्री से किसी दूसरी स्टेट की मेरी फैक्ट्री पे ट्रक भेजा, उस ट्रक में गुड्स थे, ठीक है, मेरे गुड्स थे उसमें, या गुड्स नहीं थे तो मैंने वो ट्रक को रिपेयर कराने के लिए भेजा.
ट्रक में कोई कुछ डैमेज हो गया लेकिन वो ट्रक चल रहा है, तो मैं ट्रक भेजा किसी दूसरी स्टेट में अपनी ठीक करवाने के लिए, ठीक है, अपने ही किसी एस्टैब्लिशमेंट को, तो उस केस में ये जीएसटी के अंदर नहीं फॉल करेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट जब मैं वो ट्रक बेचने के लिए ही भेजा हूँ, ठीक है ना। जब मैं वो ट्रक अपना या अपना जो भी कन्वीनियंस का मेरा मोल है उसको मैं उसी की सप्लाई करने के लिए उसकी मूवमेंट करवा रहा हूँ, एक्सेप्ट इन दैट केस जब मैं गुड्स या पैसेंजर कैरी कर रहा हूँ या फिर मैं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो भेज रहा हूँ, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलर है इससे थोड़ा, सेकेंड पॉइंट, interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes, ठीक है। Above circular shall mutandis apply to interstate movements of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes, वही एक्सेप्शन वही आगे सप्लाई वाली, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मुटाटिस मुटांडिस ये क्या होता है, कई लोग तो पहली बार भी सुने होंगे ये शब्द मुतातिस मुतांदिस। ये अगेन एक लॉ का ही वर्ड है, लॉ लीगल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एज इट इज़। मुतातिस मुतांदिस मीन्स एज इट इज़। अबव सर्कुलर शैल मुतातिस मुतांदिस अप्लाई टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स। अबव सर्कुलर कौन सा है, ये वाला सर्कुलर, अबव सर्कुलर जिसमें उन्होंने मोड्स ऑफ कन्वीनियंस की बात करी थी। दैट सर्कुलर शैल मुतातिस मुतांदिस मतलब एज इट इज़ अप्लाई टू द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, ठीक है ना। वही एक्सेप्शन आ गई सप्लाई वाली कि उनकी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। रिग्स टूल्स स्पेयर्स ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, इनकी सप्लाई एज एन एक्सेप्शन, वो फिर जीएसटी में आएगा, लेकिन बस उनकी एक मूवमेंट हो रही है ना, फॉर द रीज़न विच वॉज स्टेटेड अबव, तो इस केस में ये फॉल कर जाएगा अंडर द नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। अब जो आगे का नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन 8, जिसमें हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी तक हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले वो पार्ट देखना, फिर इस पार्ट में आना, क्योंकि फिर फ्लो पूरा आपका बन जाएगा, है ना। अगर आप ये स्टार्ट करोगे तो हम बीच में से स्टार्ट करें, क्योंकि तो इतना आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, और इफ़ यू स्टार्ट ऑन द स्टार्टिंग तो आप अच्छे से समझ जाओगे। दिस विल द थर्ड पार्ट जो आएगा अभी नेक्स्ट, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सप्लाई चैप्टर, जहाँ पे हम सेक्शन 8 कवर करेंगे। कंपोजिट मिक्स सप्लाई बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझा दूँगा आपको क्या है इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हम यूज़ करेंगे इसमें, बहुत अच्छे आराम से हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट मैं लेते रहता हूँ। आई एम अ CA फाइनलिस्ट, currently doing articleship, ठीक है, and we'll do this, right? Okay, thank you guys, bye.